हम लोग पहला एमसीक्यू सेशन करते हैं और क्वेश्चन क्या है। IS 16 property plan and equipment requires an asset to be measured at cost on its original recognition in the financial statement. EW used its own staff assisted by contractors when required to construct a new warehouse for its own use. Identify whether cost listed below should be capitalized or expensed below. तो पहला क्या है आपके पास, क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैपिटलाइज होगा कि एक्सपेंस होगा? क्लियरेंस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, तो ज़ाहिर स्पेसिफिक है तो कैपिटलाइज होगा। प्रोफेशनल सर्वेयर फी फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, क्या करेंगे? प्रोफेशनल सर्वेयर फीस भी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से आ रही है तो कैपिटलाइज करेंगे। EW own staff wages for the time spent working on construction, क्या करेंगे जी? कैपिटलाइज करेंगे कि एक्सपेंस करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा जी, a proportion of EW admin cost based on staff time spent, expense। अच्छा जी, आगे चलते हैं। On 1st January 2004, experimenter opened a chemical reprocessing plant. The plant was due to be active So on 1st July 2004, experimenter opened a chemical reprocessing plant. The plant was due to be active for 5 years until 30th June 2009, when it would be decommissioned at 1st July 2004. The cost of decommissioning the plant were estimated to be 4 million. In 5 years' time, experimenter considers that a discount rate of 12% is appropriate for the calculation of a present value, and the discount factor at 12% for 5 years is 0.567. What is the total charge of statement of profit or loss in respect of the decommissioning for the year ended 30th June 2000X5? तो सवाल क्या है कि जी 1 जुलाई X4 को एक केमिकल रिप्रोसेसिंग प्लांट जो है वो खोला गया और वो 5 साल तक एक्टिव रहेगा। इसको फिर डीकमीशन कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। 1 जुलाई X4 को कॉस्ट जो है डीकमीशनिंग की एस्टिमेट हुई है 4 मिलियन 5 years टाइम में, ठीक है। और वो कंसीडर कर रहा है कि डिस्काउंट रेट कितना होगा 12%, और उस पे 5 years टाइम पे जो डिस्काउंट फैक्टर है वो कितना है 0.567 है। तो अब हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखो जी कि कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग जो है वो एक ऑब्लिगेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि आगे जाके कंसीडर होनी है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर प्रोजेक्ट का काम नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। तो ये एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगी, ठीक है। अमाउंट जो इंक्लूड होगा डी कमीशनिंग का वो जाहिर है, क्योंकि एक्सपेंस आगे 4-5 साल बाद जाके होना है, और हमें अभी जो है वो ज़रा प्रेजेंट वैल्यू पे कंप्यूट करेंगे। और किस तरह करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू को, जो कॉस्ट है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जैसे अभी 4 मिलियन कॉस्ट है और 0.567 कितनी आएगी? 2.268 मिलियन कॉस्ट इनकर्ड होनी है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट डेबिट 2.268 मिलियन डेबिट हो जाएगी, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट हो जाएगा 2.268 मिलियन से। ये हमारी इसकी एंट्री बन जाएगी। बाय द वे ये देखो, ये आंसर आ गया हमारा डी, सॉरी नॉट डी, एक मिनट कंप्लीट नहीं हुई कहानी अभी। अच्छा जी, अब इसके अलावा देखो डीकमीशनिंग जो है वो आपकी इंक्रीज होगी 4 मिलियन बाय द एंड ऑफ ईयर 5, यानी कि 5 सालों तक डीकमीशनिंग कितनी 5 years पे चली जाएगी। और
ज़ाहिर है किस तरह होगी कि हर साल इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड कर रहे होंगे। तो इस साल की इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कितनी है वो जरा हम लोग देखें। 2.268 मिलियन। 2.268 मिलियन पे हम लोग लगाएंगे 12% इंटरेस्ट। ये रहा 272,160। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट हो जाएगी 272,160। और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 272,160। सो आगे बढ़े जरा। अब तो पीएनएल में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का उसने हमसे पूछा कि क्या क्या चीजें रहेंगी। दो चीजें रहेंगी, एक तो आपका ये फाइनेंस कॉस्ट जाएगा कितने से 272,160 से, और पीएनएल में क्या रहेगी आपकी डेप्रिसिएशन रहेगी। डेप्रिसिएशन किस तरह रहेगी, प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट की कितनी है 2.268 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कितना आ जाएगा 453,600। कितना आ जाएगा 725,160। तो क्या ये ऐसा कोई आंसर है, जरा देखें। आइए, सॉरी 160 नहीं 760, सॉरी सॉरी 600 और 160। तो 725,760 बी हमारा आंसर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An entity purchased 6 million property for 6 million on 1st July X3. Land element of the purchase was 1 million. Expected life of the building was 50 years and its residual value nil. On 30th June X5, the property was revalued to 7 million, of which the land element was 1.04 million and the building 5.76 million. On 30th June 2000 X7, property was sold for 6.8 million. What is the gain on disposal of the property that would be reported in the statement of profit or loss for the year to 30th June 2000 X7? ठीक है जी, पूछ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल क्या होगा। तो हमारे पास इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास लैंड का एलिमेंट है, एक हमारे पास बिल्डिंग का एलिमेंट है, और एक हमारे पास टोटल का एलिमेंट। राइट, अच्छा जी। बिल्डिंग लैंड कॉस्ट 1 जुलाई X3 कितना है, 1 जुलाई X3 को है 1 मिलियन, बिल्डिंग है 5 मिलियन, टोटल कितना आएगा 6 मिलियन। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी होगी जरा ये भी देख लेते हैं। 5 मिलियन इसकी लाइफ है, टोटल लाइफ सॉरी 5 मिलियन कॉस्ट है, टोटल लाइफ है 50 ईयर। तो 0.1 मिलियन आती है एक साल की। लेकिन जुलाई X3 से जब तक वो रिवैल्यू नहीं हो रही X5 में, कितने साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, तो 0.2 मिलियन आ जाएगा। 0.2 मिलियन इधर आ गया। अच्छा जी, आगे चलें तो 1 मिलियन और ये आ जाएगा 4.80 मिलियन। फिर 6 -0.2, यहाँ पे टोटल हमारे पास 5.8 आ रहा होगा। अच्छा जी, ये कैरिंग अमाउंट हमारे पास कब का आ रहा है, कैरिंग अमाउंट आ रहा है 30th June X5। राइट, अच्छा जी, अब रिवैल्यूएशन गेन हुआ है हमारा उसके बाद। अच्छा जी, रिवैल्यू हुआ है 7 मिलियन पे, ठीक है, जिसमें से लैंड एलिमेंट आप देखो 1.24 मिलियन का है और बिल्डिंग का एलिमेंट कितना है 5.76 मिलियन का है। अच्छा जी, तो रिवैल्यू गेन
हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा बेसिकली। पहले हम लोग रिवैल्यूड अमाउंट उठा लेते हैं। रिवैल्यूड अमाउंट जो हमारा क्वेश्चन से है 1.24, ये है 5.76 और ये है 7। ठीक है, ये आगे 0.24, ये आगे 1.96 बैलेंसिंग फिगर और ये आगे हमारा 1.20। अच्छा जी, अब बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ज़ाहिर है हमें दोबारा निकालनी है रिवैल्यूएशन के बाद। तो कितना है 5.76 वैल्यू है, लाइफ कितनी रह गई 48 ईयर्स रह गई, तो ये आ रही होगी कुछ 0.12। ऑब्वियसली ये भी हम लोग 2 ईयर्स पे चार्ज करेंगे, 2 साल गुजर चुके हैं, एडजस्ट करना 0.24, ये आ गया 0.24 निकाला, 1.24, ये आ गया 5.52, ये आ गया 6.76। ठीक है, एसिड डिस्पोजल हुआ है 6.8 का, तो गेन ऑन डिस्पोजल हमारा कितना रहेगा 0.04। ठीक है, 0.04 डिस्पोजल हमारा आ गया। सो आंसर हमारा क्या आ गया, यानी कि 40,000 आ गया, 0.04 40,000। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है a manufacturing entity receives a grant of 1 million towards the purchase of a machine on 1st January 2003. The grant will be repayable if the entity sells the asset within 4 years, which it does not intend to do. The asset has a useful life of 5 years. What is the deferred income liability balance at 30th June 2003? हमने पढ़ा है IS-20 में कि ग्रांट जो है वो रिलीज होगी ओवर द यूजफुल लाइफ, यानी कि जो एसेट की यूजफुल लाइफ है या ग्रांट जितने सालों के लिए मिली है उस पे हम लोग इसको रिलीज करते हैं ईयर बाय ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ग्रांट कितनी मिली है 1 मिलियन, ओवर 5 ईयर्स लाइफ पे हम लोग इसको रिलीज करेंगे, यानी कि हर साल 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करें तो हर साल कितना होना चाहिए 200,000 रिलीज होना चाहिए। तो एट 30th June 2000 30th June या यूं देखें जी, 1 जनवरी को मिली, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है। ठीक है, सॉरी, आपका 1 जनवरी आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, तो 30th जून को X6 यहाँ पे ये आपका ईयर एंड है, इसके मुताबिक ये देखें जी, तो ईयर एंड पे हम लोग कितनी ग्रांट अपने पास रियलाइज करेंगे, 200,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा 100,000। तो इसका मतलब है 900,000 आपकी डेफर्ड इनकम आ जाएगी। ठीक है, 100,000 रियलाइज करा तो 900,000 आपकी डेफर्ड इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, on 1st January 2001, FCY received 1 million from the local government on the condition that they employ at least 100 staff each year for the next 4 years due to an economic downturn and
reduced customer demand on 1st January X2 as CY no longer needed to employ any more staff and condition of the grant requirement full repayment. What should be the recorded in statement of financial position on 1st January 2000 X2? ये देखो जी ये रेवेन्यू अच्छा जी क्या होगा रिड्यूस डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय 750,000 गलत reduce deferred income by 750,000 and recognize a loss of 250,000 बिल्कुल सही क्यों है जरा सुनो ये रेवेन्यू ग्रांट है ठीक है और ये रिलीज करे होगी कहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 4 years लाइफ में बाय द एंड ऑफ ईयर 1 250,000 जो है वो आपका पीएनएल में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जा चुका होगा और जिसमें 750,000 जो है अभी भी आपका डेफर्ड इनकम में आ रहा होगा तो इस पॉइंट पे जो ये रीपे हो रहा है तो डेफर्ड इनकम आप रिमूव कर दोगे और 250,000 इनकम जो है वो आप रिकॉर्ड हो जाओगे अगर आपने एक यहाँ पे रिकॉर्ड करा है तो आपने इनकम को रिमूव कर दिया है ठीक है अगर आपने सी सिलेक्ट किया था तो 250,000 जो है वो रिलीज हो रहा कर दिया आपने प्रीवियस ईयर में ठीक है और अगर आपने गलती से डी चूज कर लिया तो आपने एरर्स कर दिया है ग्रांट को डेफर कर दिया है और रीपेमेंट को आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय स्कूप वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करोगे a property that had been released to tenant which is no longer required and is now being held for sale गलत land purchase for its investment potential planning permission has not been obtained for building construction of any kind बी इसका बिल्कुल आंसर होगा क्योंकि एसेट जो है वो क्लासिफाई होगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अंडर आईएफआरएस 5 और हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एसेट्स जो सी और डी में वो बता रहा है क्योंकि हमने ऑप्शन देखे ही नहीं है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आते हैं ठीक है और ये एक टेक्निक भी है कि जहाँ पे आपको सही ऑप्शन में नजर आ जाए आप वहीं पे रुक जाओ और आगे बढ़ जाओ बजाय इसके कि आप दूसरे ऑप्शन देख के कंफ्यूज during the current year an entity had in place 1 million of 6% loan finance and 2 million of 9% loan finance if it constructed a new factory which cost 600,000 and this was founded out of the existing loan. The factory took 8 months to complete. To the nearest thousand, what borrowing cost should be capitalized? Weighted average cost of capital यहाँ पे आपका यूज होगा बोरिंग आपका यहाँ पे यूज होगा आपके पास दो तरह के लोन हैं एक आपका आ जाएगा 1 million into 6% ठीक है अच्छा जी प्लस दूसरा 2 million into 9% डिवाइडेड बाय 3 million ये क्या आ गया 8% तो अमाउंट आपका जो कैपिटलाइज होगा 600,000 into 8 divided by 12 into 8% ये क्या आ जाएगा 32,000 आ जाए ठीक है आगे चल which of the following statement is correct if the revaluation model is used for property plant and equipment revaluation must be subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date बिल्कुल ठीक के क्या कह रहे हैं रिवेल्यूशन मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने इसको कैरिंग अमाउंट को हर रिपोर्टिंग डेट पे रिवाइज करना है अगर कोई भी चेंजेस होती हैं अच्छा जी number 2 when an item of property plant and equipment is revalued there is no requirement that the entire class of assets to which the item belong must be revalued ये गलत है भाई क्योंकि रिवैल्यूएशन में यही होता है कि सारी क्लास ऑफ एसेट्स को हमें रिवैल्यू करना होगा ठीक है तो ये कह रहे हैं नहीं होगा जबकि किया जाता है which two of the following items should be capitalized within the initial carrying amount
of an item of plant, ठीक है. Cost of transporting the plant to the factory बिल्कुल होगा. और cost of installing a new power supply required to operating the plant, ये भी होगा. बाकी deduction to reflect the estimated realizable value नहीं होगा. Cost of 3 year maintenance agreement नहीं होगा. Cost of the 3 week training course नहीं होगा capitalize. ठीक है. मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस होगी. ये बात आपने याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी. तिब्बत acquired a new office building on 1st October 2004. Uh, its carrying amount consisted of land 2000, building structure 10,000, air conditioning system 4,000. The estimated life of the building structure and air conditioning systems are 25 years and 10 years respectively. When the air conditioning system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for 500,000. Depreciation time is apportioned where appropriate. ठीक है. What amount of office building be shown in the Tibet statement of financial position? चलो जी. लैंड 2000. अच्छा जी. बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमारा कितना है? 10,000 का है. डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12. डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं. अच्छा जी. क्या आ जाएगा? 9800. एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारा 4000 का है. और 6 इयर्स पे कितना आ जाएगा? 10 इयर्स इसकी लाइफ है तो 4000 माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12. ये आ जाएगा 3825. 15,625. ठीक है. 6 मंथ डेप्रिसिएशन जो है रिवैल्यूएशन की हमारी सॉरी ये आ जाएगा 382 15,625 हमारा इसका आंसर आ जाएगा यानी कि ए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट रिलेट्स टू. अच्छा जी. The following trial balance extract relates to property which is owned by the Waiton as at 1st April X4. Property at cost 20 year, original life 12,000, accumulated depreciation as at 1st April X4 3,600 on 1st October X4. Following a sustained increase in property price, Waiton revalued its property to 10.8 billion. What will be the depreciation charge in Waiton? Statement of profit or loss for the year ended 31st March 2000 X5. अच्छा जी. तो जी सिनेरियो का है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी लाइफ 20 इयर्स है. क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक की है एज एट 1st April 2000 X4 3600. 1st October X4 को एक प्राइस इंक्रीज हुई है और वैल्यू हुई है प्रॉपर्टी 10.8 मिलियन में. ठीक है. ईयर एंडेड है 31st March यानी कि अप्रैल में आपका ईयर शुरू होता है और 31st March X5 को आपका ईयर एंड होता है. ठीक है. और यहाँ पे अक्टूबर X4 में क्या होती है जनाब? आपकी रिवैल्यूएशन होती है. कितने से हो जाती है? यहाँ पे आपका एसेट है 12 मिलियन का. डेप्रिसिएशन यहाँ तक आज तक हो चुकी है 1st April यानी X4 तक 3600 आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है. यहाँ आके आपका एसेट हो जाता है 10.8 मिलियन का. ठीक है. तो यहाँ 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी जरा देखें. 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 इयर्स
और इंटू 6 / 12, 6 महीने की डेप्रिसिएशन ये होगी 300,000। एक और फिर 6 मंथ डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन से ईयर एंड तक हमारी कितनी हो जाएगी? अब हमारी लाइफ रह गई है 10, वैल्यू हो गई है 10.8 मिलियन, लाइफ आपकी रह गई है 13.5 ईयर्स, और ये भी 6 मंथ्स की होगी, 6 / 12, तो ये आ गई आपकी 400,000। तो 400,000 और 300,000, टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आ गई 700,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IS-20। गवर्नमेंट IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ट्रू। अच्छा जी, government grant relates to the purchase of an asset must be deducted from the carrying amount of the asset in the statement of financial position। गलत बात है। The government grant related to the purchase of an asset should be recognized in profit or loss over the life of asset। सही है। Free marketing advice provided by the government if bond is excluded from the definition of government grants, ये भी सही है। पहला ए गलत है। क्यों गलत है ए? क्योंकि just a second, ए गलत है क्योंकि डेफर्ड इनकम मेथड यूज किया जा सकता है आइटम, और डी गलत है क्योंकि रीपेमेंट जो है वो करेक्ट हो सकती है करंट पीरियड में, आपको रेट्रोस्पेक्टिवली आने वाले सालों में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्मिथसन कंपनी परचेज अ न्यू बिल्डिंग विद अ 50 ईयर लाइफ फॉर 10 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2003। On 30th June 2005, Smithson Company moved out of the building and rented out to third parties on a short-term lease. Smithson Company uses a fair value model for the investment properties. At 30th June 2005, the fair value of the property was 11 billion, and at 31st December 2005, it was 11.5 million. What is the total net amount to be recorded in the statement of profit or loss in respect of the office for the year ended 31st December X5? तो 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन 30th June X5 तक हमारी कितनी हो रही होगी? 1 जनवरी से 31st December हमारा ईयर एंड है। अच्छा जी, यहाँ 6 मंथ्स यानी कि 30th June तक हमारी डेप्रिसिएशन हो रही है 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 ईयर्स इंटू 6 / 12, कितनी? 100,000। जब एसेट को ट्रांसफर करा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो अब जरा फेयर वैल्यू बेसिस पे हो रही होगी, और यहाँ पे एसेट यूज जो है वो चेंज हो गया है, और ये गेन जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा रहा होगा, ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जो पहले वाला है। तो अब जिस दिन से चेंज हुआ है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो है एप्लीकेबल नहीं है, और जो भी गेन्स और लॉसेस हैं वो आपके पीएनएल में जा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे होंगे। तो जो 500,000 का गेन है जून से दिसंबर तक का, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? टोटल गेन आपको नजर आ रहा है 500,000 का, जिसमें से 100,000 आप लोग यहाँ पीएनएल उसमें पहले कर चुके हैं। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है आपकी पहली डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल देंगे इसमें से, तो टोटल गेन हम लोग कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 400,000 का करेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Gilbert took out a 7.5 million 10% loan on 1st January 2006 to build a new warehouse. During the year construction of the warehouse,
began on 1st Feb 2006 and was completed at 30th November. As not all funds were needed immediately, Gilbert invested 2 million in 4.5% bonds from 1st January to 1st May X6. ठीक है, what are the total borrowing costs to be capitalized in respect of the warehouse? अच्छा जी, तो जी पहली बात, इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा। IS 23 बोलता है कि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो सकता है, जो कि 1 फरवरी 2006 से है। तो कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट कितने महीने का कैपिटलाइज होगा? 10 महीनों का। कितने महीने का कैपिटलाइज होगा? 10 महीनों का। कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 फेब से 30th नवंबर X6 तक। ठीक है, कैपिटलाइज होगा तो कितना है जी? 7.5 मिलियन पे 10% लगाओ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। तो कोई भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इस पीरियड में जो है वो नेट ऑफ हो जाएगी। इसमें से क्या हो जाएगी? नेट ऑफ हो जाएगी। 7.5 मिलियन पे हमारा कितना बन रहा है? 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा बन रहा है 625,000। अच्छा जी, अब जो इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारी, इन्वेस्टमेंट इनकम वो कितनी है? 2 मिलियन है। कितने परसेंट पे किया था इन्वेस्ट? 4.5% पे किया था। कितने महीने के लिए किया था? 3 मंथ्स के लिए किया था। कितना आ जाएगा? 22,500। तो 625,000 -22,500 कितना बचता है? 602,500। 602,500 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Croft acquired a building with a 40-year life for its investment potential for 8 million on 1st January X3 at 31st December X3. The fair value of the property was estimated at 9 million, with cost to sell estimated at 200,000. If Croft company uses a fair value model for investment properties, what gain should be recorded in statement of profit or loss for the year ended 31st December X3? 40 years लाइफ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल थी 8 मिलियन की 1st January X3 को। अच्छा, और उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 9 मिलियन पे चली जाती है। ठीक है, एस्टिमेटेड टू सेल है 200,000। तो 9 मिलियन पे चली जाती है, पहले कितनी थी? 8 मिलियन। तो गेन कितने का है? 1 मिलियन का। ठीक है, ये कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। कॉस्ट टू सेल जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इग्नोर किया जाता है, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं आती है। तो 1 मिलियन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट इन GH के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th September 2000 X1। अच्छा जी, which GHK spent 132,000 developing a new type of product in June. X1 management worried that it would be too expensive to fund the finances to complete the project. Came from a cash injection from a beneficiary received in November 2000 X1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनेंस जो है वो सिर्फ अवेलेबल है फॉर द ईयर एंड। क्राइटेरिया जो है एसेट रिकग्नाइज करने का वो मीट नहीं हुआ है, तो रिसोर्स जो कि क्या थी, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी एसेट कंप्लीट करने के लिए। तो ब्रांड जो है नॉर्मली इंटरनली जनरेटेड ब्रांड होता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आई होप यहाँ पर क्लियर है।